हेलो, माय नेम है क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं डिम्पी मिश्रा, जो कि आगरा थिएटर के, लखनऊ थिएटर के और पता नहीं कौन कौन से शहरों के थिएटर के बहुत नोन एंड रंगमंच के बहुत बड़े एक्टर हैं। और मैंने अपना फिल्म का जो करियर था वो भी इन्हीं की वजह से शुरू किया था। इन्होंने मुझे हेल्प नहीं की होती, मोटिवेट नहीं किया होता तो शायद मैं मुंबई भी नहीं जाता। और जब मैं मुंबई गया तो मेरा जो पहला कॉन्टेक्ट था वो भी इनके थ्रू ही मुझे मिला। सो इन्होंने बहुत हेल्प करी और बहुत सारे बच्चों की ये हेल्प करते रहते हैं। आगरा में भी इन्होंने बहुत सारे बच्चों को थिएटर सिखाया है, एक्टिंग सिखाई है। सो ही इज वेरी वेल नोन थिएटर एक्टर एंड राइट नाउ ही इज फैकल्टी इन AAFT नोएडा में, जो इंस्टीट्यूट है एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, उसमें ये फैकल्टी हैं। उससे रिलेटेड में मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे। और आज मैं इनकी जर्नी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इनकी जर्नी कैसे रही। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे, सबसे पहले तो थैंक यू फॉर कमिंग ऑनलाइन। बहुत दिन से आप बिजी थे, नहीं आ पा रहे थे। नहीं तो नहीं अभी बस रिसेंटली सर ने ठीक है फिर आश्रम करके एक शो किया है। तो शूट वूट में इनका थोड़ा डबिंग वबिंग था तो बिजी थे, तो बड़ी मुश्किल से मैंने इनको फोन कर करके मैसेज कर करके बोला कि सर थोड़ा टाइम दे दो इंटरव्यू के लिए। तो फाइनली आज ये फ्री हुए हैं। हाँ तो सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू। अच्छा, अपनी जिंदगी के बारे में बताइए कि आप कैसे एक्टिंग की तरफ आपका अट्रैक्शन हुआ। मेरे ख्याल से आपकी फैमिली में शायद एक्टिंग से रिलेटेड कोई है नहीं, मतलब फैमिली में एक्टिंग कोई ज्यादा करता नहीं है। आप शायद पहले इंसान है जो एक्टिंग में है। हाँ, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था, सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा था। तो मेरे साथ ये था कि बचपन बचपन से ही फादर को शायद अपने ज़माने में एक्टिंग और आर्ट फील्ड में जाने का बड़ा शौक था। शायद वो नहीं जा पाए तो उन्होंने मुझसे वो अपनी ज़िंदगी का ख्वाब पूरा किया और मुझे वो लिबर्टी दी कि मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो बचपन से उन्होंने बहुत छोटा था, चाहे 5 साल का हूँ मैं, तो नर्सरी में और थिएटर में एक साथ एडमिशन हुआ। उन्होंने अच्छा, इप्टा के थ्रू मेरी शुरुआत इप्टा में थे आप, तो इप्टा वहां से इप्टा के आपका थ्रू थिएटर मेरी का करियर शुरुआत। शुरू हुआ। हाँ, बस वहाँ से शुरू हो गया। बहुत छोटा था, नर्सरी क्लास में बच्चों को क्या पता होता है। हम्म, तो हम लोग इप्टा की समर वर्कशॉप में जाया करते थे। कई हम्म, सालों तक ये सिलसिला जारी रहा, हम्म, ऑलमोस्ट 5-6 साल तक, जब तक मैं फिर 6 स्टैंडर्ड में आया तब तक ये जारी रहा। 6 स्टैंडर्ड में आने के बाद देन आई रियलाइज, या पता नहीं क्या रियलाइज भी किया होगा कि नहीं, मुझे तो याद नहीं है, हाँ, पर तब शायद मुझे लगा कि यही वो काम है भाई जो मैं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं बना हूँ। उसके ये अलावा मुझे मुझसे अच्छा कुछ लगता होगा है। नहीं जिंदगी में। हाँ, हम्म, उसके बाद जिंदगी में कुछ होगा नहीं। तो हम्म, किसी और चीज में दिमाग ही नहीं लगता था यार। हाँ, मैथमेटिक्स जीरो थी, हर साल फेल हो जाता था मैथमेटिक्स में। तो फिर मुझे समझ में आया कि यही एक बड़ा चीज है जो मुश्किल मैं कर काम है सकता कुछ और। हूँ। हाँ, यही वो काम है जिसे दिल लगा के पूरी शिद्दत के साथ किया जा सकता है। हम्म, और ताली मिलती है, लोग ताली बजाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं छोटा सा कुछ कुछ अगर कर देता हूँ, कोई पोएम सुना देता हूँ या हम्म, डायलॉग बोल देते हैं बच्चों के प्ले में, तो हाँ, ताली बजाते हैं, थोड़ा गले वाले लगा लेते हैं, अरे वाह यार छोटू को बहुत बढ़िया किया है, बहुत। तो वही छोटू उस्ताद जो होता है, हम्म, मैकेनिक की दुकान पर काम करता है, छोटू उस्ताद, वैसी वाली जिंदगी थी छोटू उस्ताद। हम्म, छोटू छोटू से थोड़े बड़ा होता है बस। तो ऐसे ही पूरी जिंदगी शुरू हुई, फिर लगातार कंटिन्यू रहा। थिएटर 8th 9th स्टैंडर्ड में आई डिसाइडेड कि मुझे या तो PNA या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये दो ही स्कूल थे जहाँ जहाँ बहुत ज्यादा फीस देके, मतलब फीस नहीं लगती, बिना फीस के हम जैसे लोग पढ़ सकते थे, क्योंकि हम्म, कंडीशंस वैसी थी कि फीस तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हम्म, तो वही मन था कि इन दोनों स्कूल्स में से अगर कहीं एक जगह एडमिशन हो जाता है तो हम्म, जिंदगी शायद कुछ उस ट्रैक पे चल सकेगी जहाँ जाना चाहता हूँ। बस तो इस बात में थिएटर कर दे लोगों रहे। का, सबका, पेरेंट्स का, तो प्रोफेशनली थिएटर मम्मी करना का। कब शुरू किया आपने? प्रोफेशनली थिएटर में शुरू वो क्या था, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट एंड एकेडमी से पास आउट किया और उसके बाद प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दिया। मेरा जो प्रोफेशनल थिएटर का जो एटीट्यूड और जो मेरी अपब्रिंगिंग हम्म, प्रोफेशनल थिएटर के साथ हुई, वो सलीम आरिफ सर के साथ काम करने के बाद शुरू। अच्छा, हाँ, और मेरे इत्तेफाक है मेरे साथ कि मेरा सौभाग्य है, मैं कहूँगा कि जब हम आर्ट एकेडमी में थे तो उस वक्त मुझे काम करने का मौका मिला है। आई डिड लीड रोल इन प्ले श्याम हम्म, रंग। उसके बाद फिर 2 साल सबसे बातचीत करने की कभी हिम्मत नहीं हुई। सडनली 2008 में हम्म, मुलाकात हुई और मैंने इनवाइट किया कि चलो आ जाओ साथ में नाटक करो। तो फिर हम लोगों ने लकीरें लकीरें, गुलजार साहब का लिखा आपने है, मुझे भी लकीरें बुलाया गुलजार था साहब। उसमें, तो हम लोग हाँ मिले हाँ, थे। तो उसके लिए फिर मैं पहली बार मुंबई गया और उनके साथ काम किया और उसके बाद से वो सिलसिला बदस्तूर जारी है। पिछले लगभग 12 सालों से, 12-13 साल हो गए और तब से उनके साथ वो शुरू हुआ। और देन
मुझे रियलाइज हुआ कि प्रोफेशनल थिएटर किस हद तक लोगों को पसंद आता है और उसका एटीट्यूड क्या होता है, उसको करने का तरीका क्या है, कितना डेडिकेशन उसके साथ चाहिए। और फिर उसके बाद मैं जॉब्स में भी रहा। 2008 में मैंने वावुना से यूनिवर्सिटी गई और 3 साल वहाँ थिएटर भी किया, जॉब भी किया, दूरदर्शन, आकाशवाणी सबके साथ भी काम करता रहा। और फिर फाइनली 2010 में आगरा शिफ्ट हुआ और फिर आगरा आके हमने प्रोफेशनल थिएटर ग्रुप एस्टेब्लिश किया रंगलोक के नाम से, और वो लगातार वो जर्नी जारी थी पिछले अगस्त तक। आपने कभी अभी एफटीआई में जाने की नहीं सोची? हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया ना वहाँ से। अच्छा, हम लोग बीएनए में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसी का एक पार्ट है जहाँ हमें फर्दर ट्रेनिंग के लिए 4 मंथ्स का एक अच्छा बीएनए में ओरिएंटेशन, हाँ बीएनए के पोस्ट ग्रेजुएशन का ही पार्ट है कि उसमें आप एफटीआई आपको भेजा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू भी, और वहाँ से हम लोग 4 मंथ्स का एक एप्रिसिएशन और ओरिएंटेशन कोर्स, तो 4 महीने वहाँ भी गुजारने का मौका मिला, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बीएनए की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है? मतलब कुछ लोगों को नहीं पता होगा, पर बीएनए भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एनएसडी की तरह, जहाँ पे एक्टिंग के लिए पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एंड वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट। सो भारतेंदु नाट्य अकेडमी। तो बीएनए की प्रिपरेशन क्या करनी पड़ती है? जैसे किसी को एंट्री लेनी है, किसी एक्टर को बीएनए में पार्टिसिपेट करना है या वहाँ पे एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे? क्या तैयारी करनी पड़ती है? दोनों अभी तो 3 इंस्टीट्यूट हो गए हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ है, और उसके बाद एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा भोपाल में भी। अच्छा, तो अभी 3 इंस्टीट्यूट्स हैं और तीनों ही जगह 25 सीट्स। अच्छा, टोटल 75, हाँ तीनों ही जगह 25 टोटल 75 सीट्स आते हैं। आप ऐसे देखिए कि आपका कहीं भी एक जगह एडमिशन हो जाता है तो आप फॉर्चुनेट हैं, बहुत सौभाग्यशाली है कि आपका एडमिशन। और उसकी प्रिपरेशन के लिए देखो, मैं हमेशा ये कहूंगा कि एक स्टूडेंट को जिसको थिएटर में जाना है या फील्ड में जाना है, वो बहुत जल्दी से शुरू करे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत जल्दी शुरू करे। उसका एक एडवांटेज होता है कि थिएटर इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स कि आपने 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल कुछ किया, उसके बाद आप या तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, तो वो एक अलग बात है। आप कहते हैं कि बहुत टैलेंट है या बहुत जल्दी आपके सीखने समझने की ताकत औरों से बहुत ज्यादा है, तो होता है, एक्सेप्शंस आते हैं। बट अगर आप एक्सेप्शंस की बात न करें तो आपकी अपनी खुद की पर्सनल मेहनत ही है जो आपको आगे ले जा सकती है। और उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बच्चे को 11th स्टैंडर्ड से थिएटर शुरू कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्राइटेरिया टू जॉइन दिस इंस्टीट्यूशंस। ये सारे इंस्टीट्यूशंस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए यू हैव टू बी ग्रेजुएट। तो इनमें एंट्री टेस्ट भी होता है, मतलब रिटन? बिल्कुल एक रिटन। सबसे पहले तो आपका फॉर्म, तो बेसिक बात है कि आपने 8 से 10 फुल लेंथ प्रोडक्शंस किए होने चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से एफटीआई में भी ऐसा है कि 6 प्रोडक्शन आपने करे होने चाहिए। बिल्कुल। जो आपको वहां से जो फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आप जब फॉर्म फिल अप करेंगे तो उसमें आपको मेंशन करने होंगे विद द नेम ऑफ डायरेक्टर, विद द नेम, प्लेस, डेट एंड विद डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास उस प्रोडक्शन के आपके पास ब्रोशर होना चाहिए जिसमें आपका नाम मेंशन हो, ज्यादा अच्छा है, पेपर कटिंग्स। ये बड़ा बेसिक सी बात है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, बेसिकली ये इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से आपको एक्टिंग सिखाते नहीं है। जिनको एक्टिंग थोड़ी सी आती है उनको रिफाइन कराने के इंस्टीट्यूट है। आपकी एक्टिंग थोड़ी सी आनी चाहिए आपको। एब्सोल्युटली, आपको समझ तो हो ना, बेसिक समझ तो हो, है ना। वो कोई नर्सरी स्कूल नहीं है कि आप नर्सरी में जाते हैं और टीचर आपको पेन पकड़ना 3 महीने आपको वही सिखा रहा है। हाँ 3 महीने आपको पेन ही पकड़ना सिखाया जाता है। आप अपने आप को रिफाइन करने के लिए इंस्टीट्यूट में जाते हैं। तो ये कहना कि हमने एडमिशन लिया तो यहाँ सीखेंगे या हम किस लिए आए हैं यहाँ, हमको वहीं जाके सीखेंगे, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। आप अगर समझ और सोच के साथ कुछ प्रैक्टिस करके इन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप अपने आप को रिफाइन करते हैं। आप अपनी चीजों को क्राफ्ट में तब्दील करना सीखते हैं। इसीलिए आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या फर्क है? वही फर्क है। आर्ट जो एक आर्टिस्ट सोच के साथ, अपनी एक आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव के साथ दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन में तैयार करता है ना। लेकिन जब क्राफ्ट की बात आती है तो क्राफ्ट उस 100 दिन में किए हुए काम को आप 10 दिन में कैसे करेंगे, इस पर सवाल उठा। हाँ, बिल्कुल सही है ना, कि मैंने ये चीज क्रिएट की। एक पेंटर ने अगर एक पेंटिंग क्रिएट की, उसको आज कुछ बनाया, समझ नहीं आया, तो कल फिर उसने अपना कुछ दिमाग लगाया, परसों फिर कुछ लगाया,
हो सकता है किसी की सलाह भी ले ले कि यार मैंने ये बनाया और इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप उसको चेंज भी कर लेते हैं। तो इट विल टेक टाइम कि 10 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन में आपका एक चीज तैयार है और वो तैयार हो गई, अब आपने उसको शूट किया किसी आर्ट गैलरी। हाँ, तो लोगों ने देखा भाई क्षितिज जी आए, मैंने कहा भाई आपने तो बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है भाई, तो ये पेंटिंग भाई मुझे ऐसी 10 पेंटिंग चाहिए। तो क्या 10 पेंटिंग में 1000 दिन लगाओगे क्या? हाँ, तो एक तो 100 दिन में बनी थी। आगे ये पेंटिंग का प्रोसेस तो इजी होता जाएगा। हाँ, इजी होता जाएगा। तो उसके लिए आपको अपनी आर्ट को क्राफ्ट में तब्दील करना है। फिर आपको उस प्रोसेस को सोचना पड़ेगा कि मैंने जब ये सब किया था तो उसमें कितना वक्त लगा था और उस वक्त को मैं कैसे कैसे कंप्रेस करूं कि मैं 2 दिन बाद ये अचीव कर लूंगा, 2 दिन बाद ये, 2 दिन बाद ये, तो 10 दिन में 100 दिन में सेट करने लगते हो अपने। अच्छा, तो जैसे आपने बताया 2 दिन में ये सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे कर दूंगा। एग्जैक्टली, तो वो आप सोचना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर वो देन इट विल बिकम क्राफ्ट। आपको समझ में आ गया कि मैंने ये काम कैसे किया था और अगर कोई नया काम भी मुझे मिलेगा तो मैं उसे कैसे करूंगा। एक्टिंग के टर्म में आपके साथ आपका ऑब्जर्वेशन, जिंदगी भर जो देखते आए हैं, सुनते आए हैं, वही है और उसके अलावा क्या है कुछ नहीं। अब जनरली होता क्या है एक्टर्स के साथ? एक्टर्स के साथ होता ये है कि आप जो काम रोजमर्रा की जिंदगी में करते आते हैं या रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरीके से बातचीत करते हैं, जैसे ही आपको स्टेज की बात आती है या स्क्रीन की बात आती है तो कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर वो बात नॉर्मली नहीं करते, फिर आप उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं। जबकि ऐसा नहीं, जो नॉर्मल बात है उसको थोड़ा सा क्राफ्टेडली पेश करना ही है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी अब आप कोई बात कहोगे तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन बनाओगे या मॉड्यूलेशन में ऐसा कुछ सिंग सॉन्ग पैटर्न इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, वो ऐसा नहीं है। हर चीज चेंज हो चुकी है। नाउ एवरीथिंग इज रियलिस्टिक। आप लगातार रियलिज्म की बात करते हो, तो आर्ट भी इवॉल्व हो रही है, एक्टिंग भी इवॉल्व हो रही है समय के साथ कुछ टाइम पे। हाँ, तो वापस उसी एडमिशन के पॉइंट पर आते हैं। तो उसके साथ साथ आप एक तो थिएटर करना शुरू कर दें, तो आपको 8 से 10 फिल्म प्रोडक्शन चाहिए पहली। उसके बाद मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग और क्या क्या होना चाहिए। आपको बेसिक म्यूजिक का सेंस, आपको पता होना चाहिए कि ताल क्या है, सुर क्या है। आप म्यूजिक में, मैं तो कहूंगा कि कोई भी स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड से क्लासिकल म्यूजिक की क्लास भी ज्वाइन करे, जो मैंने किया था। मैं तो अपने तरीके से बता रहा हूँ, तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। एक्चुअली थिएटर करके मुझे भी पता चला कि म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अपनी वॉइस से पता होनी चाहिए कि भाई ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। एज एन एक्टर इट इज नेसेसरी। मैं तो और बेसिक बात करूँ, अगर ठीक है हम नहीं थ्योरेटिकल पार्ट में जाते हैं, हम तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप देखते हैं कि एक एक्टर स्क्रीन पर जो कुछ, सपोज के वो गाना गा रहा है, गाने का एक पूरा सीन है, एक एक्टर एक्ट्रेस का एक बड़ा रोमांटिक सा सॉन्ग है, वो लिपसिंग करते हैं। वो लिपसिंग का फील कहाँ से आएगा अगर आपको सुनने की आदत नहीं है, समझने की आदत नहीं है, आप गाने कितना मुंह खोलना है, कितना कम करना है, कितना मुंह खोलना है, क्या करना है। अब पता चला कि अब सपोज के गाना तो सावण भी तो जाए पहरवा, तो ये फील चाहिए आप। अगर जैसे ये चीज हमने अक्षय खन्ना में नोट की है, अक्षय खन्ना रेस 3 में जैसे वो आतिफ असलम हाई पिच पे गा रहा है, अक्षय खन्ना इतना ही मुंह खोल रहा है, इट डज नॉट मैच एक्चुअली, है ना। उसका बड़ा अच्छा एग्जांपल आप देखिए बंदिश बैंडिट्स। बंदिश बैंडिट्स जब आप देखेंगे तो आप देखिए उसका मेकिंग देखिए। मैं न्यूकॉमर्स से कहूंगा कि वो मेकिंग देखिए किस तरीके से वो रिहर्सल कर रहे हैं, ताल कैसे आती है, सुर कैसे आता है, बात कैसे होती है, रिदम को ब्रेक कहाँ पर करते हैं, सन कहाँ पर आता है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अमूमन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पिक मैके के शोज क्या होती है ना। तो स्पिक मैके सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एक ऑर्गेनाइजेशन है स्पिक मैके। आईटीएस ने शुरू किया था, दिल्ली आईआईटी किरण सेठ साहब थे, उन्होंने ये शुरू किया था। स्पिक मैके आज की डेट में इंडिया का सबसे बड़ा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए काम करता है। उनका बड़े अच्छे उनके इनिशिएटिव्स हैं कि वो अलग अलग स्कूल्स में और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मैनेजमेंट कॉलेजेस में अपने क्लासिकल म्यूजिक की शोज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बहुत रिनाउंड लोगों को, हरिप्रसाद चौरसिया साहब से लेके जाकिर हुसैन साहब से लेके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, लेजेंड्स हैं क्लासिकल म्यूजिक के, वो एक पूरी जर्नी करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हम लोग 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में परफॉर्म करेंगे, तो स्पिक मैके के थ्रू वो बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन लेते हैं और वो वहां परफॉर्म करते हैं। क्योंकि स्पिक मैके पूछा इसलिए मैंने उसके बारे में बता दिया।
तो एक बड़ा कमाल का इंसिडेंट है कि अगर आप कथक देख रहे हैं सपोज, ठीक है, एक एक्टर को क्या क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ, कितना खुरापाती काम है, इट्स नॉट सो इजी। तो अगर कथक का शो आप देख रहे हैं तो ताली कहाँ बजाएंगे बताइए? ताली कहाँ बजेगी? तो ताली सब पे बजेगी मेरे भाई। हाँ, तो एक बात आएगी जैसे त्रिकेट धा त्रिकेट धा त्रिकेट धा धा, दिस इज द इंडिकेशन फॉर क्लैप। अब ऐसे थोड़ी क्रिकेट में बीच में आपने पागल हो जाएगा, जो बेचारा परफॉर्म कर रहा है वो पागल हो जाएगा, मारेगा आपको, है ना। और कमाल की बात ये है कि वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी थोड़े से रिफाइंड हो, हाँ, नॉलेज, आर्ट की नॉलेज लेके आओ, है ना। तो जिस तरीके से एक परफॉर्मर के लिए डिसिप्लिन सेट है, निर्धारित है, वैसे ही ऑडियंस के लिए भी निर्धारित है। आप थिएटर की बात करते हैं, थिएटर में अगर ऑडियंस स्टेज पर एक्टर डिसिप्लिन है तो ऑडियंस को भी उतना डिसिप्लिन बना पड़ेगा। और थिएटर में बहुत ही डेकोरम और डिसिप्लिन के साथ होता है। वहां पे जो फिल्म देखने वाली ऑडियंस वहां पहुंचती है, जैसे हम लोग का भी एक्सपीरियंस रहा है, आपने भी देखा है कि वो सब फोन अपना ऑन किए रहेंगे, और कुछ लोग तो इतने बदतमीज होते हैं, यहाँ पे वो प्रोजेक्टर तो ना चल रहा है कि एक्टर को पता नहीं चलेगा, तुम एक्टर के सामने ही फोन उठा के बात कर रहे हो फोन पे, ये बदतमीजी है। मतलब वर्स्ट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी एक शो की बात है। हालांकि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे शहर के लोगों ने, आगरा शहर के लोगों ने बात को 3, 4, 5 शोज के बाद ही एक्सेप्ट कर लिया, और दे आर सो डिसिप्लिन। उसके बाद मुंबई से बहुत सारे साथी, बड़े लोग, वो सब आगरा शो करने के लिए आए, और आगरा आके उन्होंने, मैं मतलब कैसे एक्सप्लेन करूं कि उन लोगों ने आगरा में आके ये बोला कि वी हैव नेवर सीन सच टाइप ऑफ ऑडियंस। और था जब हमने थिएटर शुरू किया, प्रोफेशनल थिएटर, तो मैं म्यूजिक ऑपरेट कर रहा हूँ और मेरे पीछे खड़ा होकर एक आदमी, फोन उसका बजा, उसने फोन उठाया, फोन उठा नहीं रहा है, वो आदत होती है फोन पे ऐसे देखने की, शो चल रहा है, चलते शो में थोड़ा डिस्टर्बेंस उसके फोन से, और फोन पर देख के उसकी बात उठा के कहता है, हाँ पप्पू भाई। मतलब सोचो क्या होगा, है ना। मतलब मेरा तो दिल करेगा इसको मैं शूट कर दूं, मेरे को अगर गलती से भी उस वक्त कोई हथियार दे देता तो उसको गोली मार दूं। यार तुम जिंदा क्यों हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? आप सामने वाले की, आप उस आर्ट की रिस्पेक्ट करो ना करो, एटलीस्ट जो बाकी लोग देख रहे हैं उनकी तो रिस्पेक्ट करो कम से कम, कि बाकी लोग देख रहे हैं उस चीज को। प्रॉब्लम ये है, लोगों ने देखा नहीं, लोगों ने देखा नहीं है, और लोगों ने उस शख्सियत के साथ दिखाया। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, आप देखो कि जितना भी थिएटर होता है या जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, हमेशा वहां पर एक दीप प्रज्वलन होगा। पहले दिया जलाए, तो भाई साहब आप 15 मिनट तो 20 मिनट तो दिया जलाने निकालते हो। फिर उसके बाद एक चीफ गेस्ट होगा, वो लेक्चर देगा, ठीक है, वो फिर लेक्चर देगा, खून पिएगा, जिसने शायद जिंदगी में कभी बात ना करी हो, तो बोरिंग सा लेक्चर होता है वो। तो फिर वो लेक्चर देगा। अब जो ऑडियंस आपका शो देखने के लिए आई है, पहले 15 मिनट दीप प्रज्वलन चले, चलो कोई बात नहीं भाई, माँ सरस्वती के नाम पर है वो, ठीक है, आपको बड़ी शिद्दत के साथ एक्सेप्ट कर लेता है, वो पेशेंस है उसके अंदर। फिर वो चीफ गेस्ट आएगा जिसको वो नहीं जानता, ठीक है, फलाने संस्थान के निर्देशक, फलाने दिमागी, वो भी तो होता है, वो फूल देते रहते हैं 10 लोगों को बुला के, इनको बुलाया फूल दिया, इनको बुलाया फूल दिया, फिर वो बुके प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो पहले ये इनको देंगे, फिर वो उनको देंगे, फिर वो उनको देंगे, और फिर बच जाएगा तो ये फिर हमको वापस कर देंगे। अब ये इतना इरिटेटिंग है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये इतना इरिटेटिंग है कि लोग परेशान, लोग जाते नहीं, लोग कहते हैं यार चल रहा है, पुराना पैटर्न है, उसको चेंज नहीं किया है। और आप समझ ही नहीं रहे कि आपका लॉस है। आप सोचिए कि आपने एक शो दिया है, 1 महीने की 40 लोगों की दिन रात की मशक्कत के बाद एक शो तैयार होता है, उसके बाद आप शो प्रेजेंट करते हैं और आप इनवाइट करते हैं दर्शकों को। सपोज कि आपके पास 100 लोग या 200 लोग शो देखने के लिए आए, उनमें से डेफिनेटली 50-60 लोग ऐसे जरूर होंगे यार जिनके पास टाइम नहीं होता, वो 1.5 आवर्स का शो देखने ही आए हैं आपका, और आप उस 1.5 आवर्स के शो को 6 बजे से शुरू होना था, वो आप 6:45 बजे शुरू, और आप मेक श्योर कर रहे हो कि बंदा दोबारा ना आए कभी देखने। आप ना, वो कितना भी अच्छा शो वो एक बार को बोलेगा अरे यार, पहले तो वो डिसिप्लिन हो जाए, वो डिसिप्लिन हो जाएगा, बोलेगा यार नहीं ये 6 करिए, 6:45 शुरू होता है तो हम 6:45 पे जाएंगे, तो आप उसको डिसिप्लिन बना रहे हैं। जो आदमी शिद्दत के साथ आया आपका शो देखने, और हो सकता है कि उस 45 मिनट की वो कार्रवाई देख के उसके आगे जो घटित हुआ उसके दिमाग में चले ही ना, क्योंकि उसकी घड़ी अलार्म देने लग गई कि नहीं आ रहा था 8:30। तो ये उन अध्यक्षों को भी समझना चाहिए जो आके बन जाते हैं
ठीक है, आप बन जाइए यार चीफ गेस्ट, वो स्टेज से नाम लेना भाई, आप बोलिए कि भाई थिएटर मुझे लगता है मैं इसीलिए बर्बाद भी हुआ है थिएटर, और जैसे यूएस में इतना चलता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी चलता है, उन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व किया अपने आप को। पर हम देख रहे हैं इंडिया में बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने इवॉल्व किया है, जिन्होंने थिएटर को एक्साइटिंग बना दिया। मुंबई में बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने थिएटर को बहुत इंटरेस्टिंग कर दिया, उसको थोड़ा कंटेम्प्रेरी कर दिया है। पर बहुत लोग ऐसे भी हैं जैसे आप बता रहे हैं, वो आधा घंटा ये करेंगे, 15 मिनट वो करेंगे, वो अभी भी उस चीज को चेंज करने को तैयार नहीं है। टाइम हैज चेंज्ड। तो आपको इंस्पायर होना चाहिए, आपको एक मोटिवेशन लेना चाहिए, जिस तरीके का थिएटर दिल्ली में होता है, जिस तरीके से और लोग ज्वाइन करें। बाकी देश के उन सारी जगहों पर होता है जो कल्चरली रिच है। हम बात कर रहे हैं स्पेशली इस नॉर्थ इंडिया में, जहाँ आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छा हो गया है, वहाँ बहुत सारे प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं। भोपाल में कल्चर का हिस्सा है थिएटर, बेसिकली कल्चर का हिस्सा है। तो आप ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें ना डिसिप्लिन को और ज्यादा खूबसूरत करती है ना। उसके बाद अगर आपका दिल करता है तो आप शो खत्म होने के बाद ये काम करें, हाँ, कि भाई हमारे अतिथि हैं, तो जिसको जाना होगा वो चला जाए, हाँ, जिसको बैठना होगा वो बैठ के, जो आपका साथी है ना, जिसके बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, जब बच्चों के जो रिश्तेदार आए हुए हैं वो बैठेंगे डेफिनेटली वो तो बैठेंगे, है ना, तो वो तो लेके जाएंगे साथियों को, तो उनके साथ ठीक है, आप भी खुश, आपका डेस्क भी खुश, और आपके पब्लिक भी मोटिवेट भी खुश, सब लोग खुश। तो मुंबई का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्टिंग में? मुंबई तो मुंबई है, बाकी मेरा थिएटर का ही ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। वो भी स्पेशली सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, थिएटर से मुझे एक चीज और पूछनी थी आपसे कि बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे से सवाल पूछते हैं कि फिल्म एक्टर बनना है हमको, शाहरुख खान बनना है, ऋतिक रोशन बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, तो थिएटर करना जरूरी है क्या? मतलब डायरेक्टली ऑडिशन देना शुरू कर दें या फिर थिएटर करें, या फिर कोई जैसे वहाँ पे KNK करके है, अनुपम खेर इंस्टीट्यूट है, वो ज्वाइन कर लें एक्टिंग का, वो भी उनको नहीं पता वहाँ पे क्या सिखाते हैं, क्या एंट्री फीस और क्या है, ऐसा भी कुछ है। और मतलब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना अच्छा है या फिर थिएटर करना जरूरी है, या फिर डायरेक्टली जाके ऑडिशन देने लगे हैं? क्या ऑप्शन आपको लगता है सही है और क्यों? देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, दो तरीके। एक तरीका है कि आपके पास सबसे पहली बात है आपकी जेब में है, ट्रू, क्या आपके पिताजी ने आपसे कहा है जाओ बेटा एक्टर बन जाओ मेरे पास 20 लाख, हाँ, ठीक है, तुम पे खर्च करने के लिए, हाँ, तो आप जाके विजडम ग्रुप जाएंगे, हाँ, ठीक है, आप हमारे पास आइए, हाँ, AFT में आइए, इफ यू आर फीस, ठीक है, अगर आपके पास फीस है तो ये इंस्टीट्यूशंस आपके लिए, आप आइए, मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, है ना, आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि मैं हाँ, मैं अगर आपकी बात करूँ, एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, हमारे पास स्टूडियोज आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन को जहाँ मैं हूँ अभी, तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो दे हैव सो मेनी स्टूडियोज। तो स्टूडियो में एंटर करके आपको लगेगा कि ये कैसी जगह होगी, ये इतनी बड़ी जगह है, इतनी खूबसूरत ब्लैक ऊपर लाइट वाइट टंगी हुई है, तो आपको लगेगा कि ये कैसी जगह है ना। वो एम्बियंस से भी आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप इफ यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, देन आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करना, ठीक है। तो आप आईएमए रोड पे भाग के आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकते, यू हैव टू गेट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, हां, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आप जब आईएमए में सेलेक्ट होते हैं तो पहला काम आपका सिर के बाल गार्ड किए जाते हैं। तो आपके छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो सब खत्म। अब आपको कभी ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, और उसके बाद फिर उनका डिसिप्लिन, डेकोरम, उनका स्पेस, उनके ट्रेनर्स, तब आप फौजी बनते हैं, मुकम्मल फौजी आप बनते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आप अगर एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज द बेस्ट। आप यहाँ आइए, यहाँ हम जैसे लोग हैं बात करने के लिए, हम आपसे बात करते हैं, आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आपको पूरे दिन सिर्फ पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, जो आप बनना चाहते हैं। ये नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। नॉर्मल जिंदगी में आप क्या करते हैं कि आप 2 घंटे जाके कहीं थिएटर कर लेते हैं, ठीक है, 3 घंटे रिहर्सल कर लेते हैं। अच्छा, ये तो वो बात हो गई दोज हु आर कैपेबल।
जिनके पास है, जो खर्च कर सकते, जिनके पास है कि हाँ भाई ठीक है मैं 2-4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ मेरे करियर के ऊपर, और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। अगर कोई बीटेक करता है उसकी भी उतनी फीस लग रही है, एमबीए करेगा वो भी वही फीस देगा, कहीं गलती से एमबीबीएस चुन लिया और गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन नहीं हुआ तो फिर तो भैया घर रखेगा, ठीक है, तो 50 लाख रुपया लगता है वहां। तो ये तो बड़ा एक नॉर्मल सा अमाउंट है कि जो आपको आप सोच लेते हैं कि अगर आप सक्षम हैं, आप समर्थ हैं तो आप खर्च करें, इस्तेमाल कर सकते। अब जिनके पास नहीं है, अब बात आती है कि जिनके पास नहीं है, जो उतने केपेबल नहीं है, वो क्या है? क्योंकि मैं उस राह से गुजरा हूं, इसलिए मैं इस बात को बहुत, बहुत साफ सुथरे तौर पर बता रहा हूँ कि आपको थिएटर करना चाहिए, किसी भी सूरत में करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि बिना थिएटर करे, बिना एक्टिंग का डिसिप्लिन समझे कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने कहीं थिएटर नहीं किया, ग्रेजुएशन किया और जाके ऑडिशन देने लग गया। ठीक है, आपकी शक्ल सूरत पर कहीं आपको एक भीमसेन का रोल मिल गया माइथोलॉजिकल सीरियल में, बस सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसमें, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर आपके लुक्स पर तो आपको एक जगह ऑडिशन में आपको मिल गया मौका, क्योंकि क्या ऐसा करो तो अंगद बन के खड़े हो जाओ, तो अंगद जब डायलॉग बोलेगा तो बेइज्जती हो जाएगी, 4 एपिसोड बाद निकाल ले जाओगे। हाँ, निकाल जाओगे। हाँ, और आप इस मुगालते में फिर जिंदगी भर जिएंगे कि मैं तो एक्टर, मैं तो सीख गया था, मैं तो सिलेक्ट हो गया था। और फिर आप ऑडिशन वाले को गाली देंगे, फिर आप प्रोडक्शन वाले को गाली देंगे, उन्होंने मुझे निकलवा दिया, पॉलिटिक्स हो रही थी वहां पे, ये हो रहा था, जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे अंदर थी कि हमने सीखा ही नहीं एक्टिंग को। नहीं, नेपोटिज्म है भाई, नेपोटिज्म है। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ मुंबई में सर एक्टिंग आती है ना, लोग उसके पिछवाड़ा भी मतलब धो देंगे, ऐसा है, पैर वो टच करेंगे, उसको भी नहीं निकाला जाएगा, कभी नहीं निकाला जाएगा। ट्रू है सर ये। अगर आपको एक्टिंग आती है ना, कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी आपके खिलाफ, और अगर आपको एक्टिंग नहीं आती तो उसी लड़के को हमेशा लगता है मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स हुई, मुझे निकाल लिया गया, कास्टिंग वाला मुझे पसंद नहीं करता, नेपोटिज्म भी है, ये भी है, वो भी है, और सीखना नहीं चाहते। मैं एक बात कहता हूँ, आप क्यों इतने ओवर एम्बिशियस हैं? एम्बिशन होना बड़ी अच्छी बात है, पर हमेशा गलत है ओवर एम्बिशियस। तो क्यों सोचते हैं यार हर दूसरा एक्टर कि मैं शाहरुख खान हूँ? हर दूसरा एक्टर कैसे सोचेगा कि मैं अच्छा करूँ, या मैं अमिताभ बच्चन हूँ? एक पोजीशन है, 10 लाख लोग, 10 लाख लोग, अमिताभ बच्चन के पिताजी हरवंश राय बच्चन साहब, आपके पिताजी हरवंश राय बच्चन है? नहीं। आपकी जुबान में वो नजाकत नफासत है जो उनको मिली विरासत में? नहीं। उनके घर में चाय पे बैठे होते थे 50 साहित्यकार, वो नहीं भी सुनना चाहते होंगे तो सुन के उनके कान में घुस गया होगा कि गुरु राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला, है ना? माहौल ही वैसा डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। मेरे साथ एडवांटेज है कि मेरे पिता ने मुझे बचपन में राजेंद्र रघुवंशी जी की गोद में दिया है ना, मेरे पहले गुरु स्वर्गीय राजेंद्र रघुवंशी, उनकी गोद में था। तो अब हर एक को तो वो राजेंद्र रघुवंशी नहीं मिलेंगे, है ना? ना मेरे जैसे पिता मिलेंगे कि जो कहे कि 5वीं क्लास में कि चलो इस बच्चे को भेज दिया जाए। उसके बाद डॉक्टर जितेंद्र रघुवंशी साहब मिल गए मुझे, जिन्होंने पूरी जिंदगी संवार दी, जिन्होंने मुझे शेप दे दी कि हाँ ऐसे देखो बेटा, ये थिएटर होता है, ये आर्ट होता है, इसे समझो। पहले आर्टिस्ट का एक फील समझना सीखो, उसके बाद कभी देखेंगे जिंदगी में कभी कहाँ उस काम से कैसे पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तुम नौकरी करोगे या तुम मुंबई चले जाओगे। मैं तो नहीं गया था, मैं तो 15 साल से जेल में था, कभी ऑडिशन ही नहीं दे पाया, है ना? कभी ऑडिशन ही नहीं दिया। हाँ, तो क्या तो जी नहीं रहे थे क्या? जी रहे थे ना, तो रोटी नहीं थी क्या खाने को? थी ना। वही सर, मैंने भी बीटेक किया 4 साल, उसके बाद मुझे इन्फोसिस में नौकरी नहीं मिली ना। ऐसा थोड़ा और 12th के बाद मुझे इन्फोसिस में जाके बोला कि मुझे नौकरी दे दो, मैं दे दी। मुझे भी 4 साल मेहनत करनी पड़ी उसके लिए। आप सोचते हो कि मैं मन कर रहा है मेरा एक्टर बनने का, मुंबई चला जाता हूँ, वहां जाके मैं ऑडिशन दूंगा, कुछ तो हो जाएगा। कुछ अपने आप से नहीं होता है, लोगों को लगता है लक बहुत बड़ी चीज है। मैक्सिमम चीज लक की भी बात नहीं है। आप देखो ना, मैक्सिमम बच्चे जो एक्टर बनने के लिए मुंबई जाते हैं, 6 महीने बाद वो बैक स्टेज काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, है ना? तो फिर वो कहीं आर्टिस्ट सप्लायर हो जाते हैं, कहीं खाना सप्लाई करने लगते हैं, आधे कास्टिंग में हो जाते हैं, कास्टिंग असिस्टेंट, कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। कास्टिंग हो जाता है। कास्टिंग की कमाल बात ये है कि जिसको एक्टिंग नहीं आती वो कास्टिंग डायरेक्टर होता है। जो एक्टिंग में फेल हो जाता है वो कास्टिंग डायरेक्टर बनता है, और फिर दूसरे को जज करता है कि तुम्हारी एक्टिंग सही नहीं है। नहीं, इसमें एक और चीज भी है। मैं एक बात कहता हूँ, देखो हमेशा इसमें ना ये भी बड़ा डिस्प्यूटेड मामला है कि इसको एक्टिंग नहीं आती है, कास्टिंग डायरेक्टर बनता है। हमें लगता है कभी-कभी ऐसा भी, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए
तो आप देखो कि सचिन तेंदुलकर बनाने वाला तो सचिन तेंदुलकर नहीं। हाँ, सच बात ट्रू, है ना। कई सारे पर्सपेक्टिव है, हमें हमेशा सबका रेस्पेक्ट करना चाहिए भाई। तो मुझे भी लगता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा काम किया देन आई रियलाइज कि यार एज एन नॉलेज नहीं एक्टर, होगी, पर जज करने की नॉलेज बहुत है। जज करने की नॉलेज है, क्योंकि आई रियलाइज, मैं भी ये समझता था कि यार देखो कास्टिंग डायरेक्टर है, इनको एक्टिंग तो आती नहीं। हाँ, तो फिर कैसे कैसे कास्टिंग डायरेक्टर है, मैं तो एक्टर हूँ, मैं जज कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन जब हमने किया और करके देखा तो समझ में आया कि मैंने भी परफॉर्म किया था, इन्होंने जो मुझे 2 बात बताई तो मैंने भी नहीं सोची थी। इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग है, ऑब्जर्वेशंस है, तजुर्बा, वो ऑब्जर्वेशंस है, वो तजुर्बा है ना। एक्टर को जज करने का तजुर्बा है, कभी कभी ऐसा होता है, पर ये बहुत रेयर है। मैं फिर भी कहूँगा, फिर भी मैं कहूंगा कि ये वही कर सकता है इस काम को भी जो वेल क्वालिफाइड है। जो वेल क्वालिफाइड है, मैं फिर ये बात कहूँ, जो क्वालिफाइड नहीं है वो ये काम भी नहीं कर सकता। कोई भी मुंह उठा के बनने की कोशिश करे वैसा नहीं है, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, नहीं एक्सपीरियंस है, सारी चीजें एक साथ पैरेलली चलती हैं। तो हम उस वाली बात को खत्म करते हैं, वो एडमिशन वाली बात अभी तक मेरे जहन में है कि ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, क्लासिकल म्यूजिक साथ में सीखना चाहिए, साथ में कुछ डांस वांस को भी हाथ आजमा लेनी चाहिए। ये अगर बेसिक सी चीजें, और बहुत अच्छा हो अगर कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख जाए, थोड़ा बहुत जो ये 4 काम अगर आपने सीखे, ठीक है, क्या ये एक 4 डांसिंग, काम, डांस, म्यूजिक और कोई इंस्ट्रूमेंट, ये 4 काम अगर आपने सीखे, ठीक है, तो उसके बाद आपके पास वो सारे बेसिक इक्विपमेंट्स होंगे जिनके सहारे एक्टिंग की लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है, ये बेसिक इक्विपमेंट्स वो आपके पास होंगे तो आप बेहतर लड़ाई कर सकते। और फिर उसके बाद जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पढ़ना तो पड़ेगा, लिटरेचर तो पढ़ना पड़ेगा, आपको प्लेस पढ़ने पड़ेंगे, आपको नॉवेल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको स्टोरीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितना इस दिमाग में मटेरियल होगा वो मटेरियल ही आपको आगे लड़ने की ताकत देगा। एक्टर के पास आपको भी शायद पढ़ने का शौक नहीं है ना बहुत ज्यादा? नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ते हैं, पर आपको शौक नहीं है, पर आप पढ़ते हैं। मैं कई लड़कों से यही कहता हूँ कि आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं रीड नहीं कर पाता, मेरा रीड करने का मन नहीं करता। ये एक्सक्यूज नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, इवन इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। हाँ, आपको प्लेस पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, कल को स्क्रिप्टें दी जाएंगी, तुम शाहरुख खान बनना चाहते हो, तुम्हें स्क्रिप्ट दी जाएगी 100 पन्ने की, तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इफ यू कैन नॉट मेक एन एक्सक्यूज लाइक दिस कि सर मैं पढ़ नहीं पाता, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ना तो अलग बात है, आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लो में, आवाज के साथ। हाँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ लेता हूँ मन में, नहीं मैं बोला ये स्क्रिप्ट है, पढ़ के सुनाइए, तो आपको उस फील के साथ पढ़ना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट यू आर परफॉर्मिंग। क्योंकि मुझे याद है कि आपने मुझे एक बार बताया था कि क्षितिज, मेरे को आपने कोई किताब दी थी जब मैं आगरा वाले घर में आया था, तो आपने कहा था क्षितिज देख मुझे भी पढ़ने का बहुत शौक नहीं है, पर मैं रखी हुई है और मैं जबरदस्ती पढ़ता हूँ, मन करे ना करे इनको पढ़ता हूँ। सो समटाइम्स यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ इनटू डूइंग समथिंग इवन इफ यू डोंट लाइक इट, बिकॉज़ यू नो कि वो आर्ट को हेल्प करेगा। मुझे एक्टिंग करनी है तो मुझे ये चीज करनी है, मजा आए चाहे ना आए, मुझे स्टेज पे जाके नाचना पड़ेगा, हड्डी तुड़वानी पड़ेगी अपनी पड़ेगा। और दूसरी चीज एक और भी है, जैसे मेरे साथ क्या था कि मुझे वो सारी चीजें पढ़ने का शौक नहीं है ना, मैं कंप्यूटर की किताब नहीं पढ़ पाता, मेरा मन नहीं करता है ना, मैं मैथमेटिक्स तो देख भी नहीं सकता, देखने से चक्कर आता है। मैं कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिटरेचर पढ़ने की कोशिश नहीं करता, लेकिन मेरे फील्ड से रिलेटेड जो है ना, वो आप पढ़ते हैं। अगर आपको प्लेस पढ़ने उसमें दिल लगता है, उसमें तो दिल लगता ही है। मुझे कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं था, मुझे नहीं अच्छा लगता था अकाउंट्स पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करता था। बट जब मैं एकेडमी में आया पढ़ने के लिए, तो पता लगा कि भाई या तो 7 सब्जेक्ट होते हैं, मॉडर्न इंडियन ड्रामा है, वेस्टर्न ड्रामा है, थिएटर आर्किटेक्चर है, लाइट डिजाइन है, ठीक है, ये तो भाई पढ़ने पड़ेंगे। अरे फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर लेकिन जब वो धीरे धीरे चीजें सामने आई और जब हम उस चीज में इन्वॉल्व हुए, है ना, मुझे सिर्फ एक्टिंग करना अच्छा लगता था, पर फिर समझ मुझे म्यूजिक करना अच्छा लगता था, मैं मोस्टली म्यूजिक करता था शुरू में, म्यूजिक किया, उसके बाद जब समझ में आया यार लाइट का प्लान भी बनता है। मैं बहुत परफेक्ट नहीं हो पाया उस आर्ट में, लेकिन वो किया। कॉस्ट्यूम डिजाइन करनी है तो आपको छोटे छोटे कपड़ों कटिंग्स करके कैरेक्टर के साथ जोड़ के एक फाइल बनानी है। आप सोचो ना कितना कमाल का काम है यार, कौन कहता है मैथमेटिक्स पढ़ो, मत पढ़ो, जो दिल करता है वो पढ़ लो ना, जो दिल करता है वो तो करोगे ना। अब आप उसमें भी कहोगे कि नहीं मैं बिना पढ़े एक्टर बनूंगा, मुझे रीडिंग करनी है, सिक्स पैक तो चाहिए, बॉडी बिल्डर तो बनना है, जिम नहीं जाऊंगा, पर वो नहीं पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल? ये एक छोटा सा क्राइटेरिया है, आप काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको काम मिलता है।
सेटिस्फाइड रहते हैं। तो आपको आता है क्या? AFT में क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? और वहाँ पे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि AFT में एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जो सिनेमेटोग्राफी कोर्स है, जो डायरेक्शन कोर्स है, एडिटिंग कोर्स है, उसमें क्या क्राइटेरिया एंट्री करने का, फीस स्ट्रक्चर बता सकते हैं, उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि AFT कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है पढ़ने? बाकी सारी डिटेल्स, क्योंकि मैंने भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, 2 months पहले, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी ऐसे अपडेट नहीं है। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, लेक्चर्स में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और तो उसके लिए आप AFT की साइट है, आप उस पे जाके वहाँ उनका टोल फ्री नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, बाकी सारी डिटेल वहाँ मिलेगी। और जहां तक रही एटमॉस्फेयर की बात, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि दे आर वंडरफुल। वो सारी सहूलियतें, वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं जो एक फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट को चाहिए, या जो एक्टिंग के पर्सपेक्टिव में एक्टिंग के फील्ड में काम करना चाहता है उसको चाहिए, या सिनेमेटोग्राफी है, या डायरेक्शन, जिस भी फील्ड में, दे हैव ऑल द इक्विपमेंट्स। बच्चों के लिए हैं सारी चीजें, अच्छा खासा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, और वो सारी चीजें, एटमॉस्फेयर सबसे बड़ी चीज है, एम्बियंस और एटमॉस्फेयर, वो भी है। आप तो यहाँ पे भी एक्टिंग में AFT में जाने का कोई क्राइटेरिया है कि आपको 6 प्लेस करने पड़ेंगे या ऐसा कुछ है? यहाँ एक्चुअली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं रखा गया है, लेकिन हाँ, कुछ आपका एक्सपीरियंस हो और आपका इंटरेस्ट क्या है, इट डिपेंड्स। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, यू आर जस्ट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। तो यहाँ जो हमारे कोर्सेज हैं, वो डिप्लोमा कोर्सेज हैं एक्टिंग में, प्लस BSc सिनेमा है और MSc से, तो वो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। अच्छा, तो आफ्टर 12th में क्या? तो अगर AFT कोई बंदा 12th के बाद डिसाइड करता है कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो AFT से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके भी FTI और NSD में अप्लाई कर सकता है, वैलिड ग्रेजुएशन डिग्री। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स है ना, वहाँ मुझे लगता है ग्रेजुएशन नहीं, यहाँ का एडवांटेज ये है कि दे हैव ग्रेजुएशन, तो आफ्टर 12th यू कैन जॉइन, है ना। बाकी जगह आपको पहले ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वो भी स्पेशली एक्टिंग, और बाकी चीजों में तो है ही, मास कम्युनिकेशन की बाकी जगह। और अगर ग्रेजुएशन करते करते AFT से अगर आप दिल्ली में थोड़ा बहुत थिएटर भी करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से 6 प्रोडक्शन आपके हो ही जाएंगे, तो आपकी तैयारी तो हो ही जाएगी 3 साल में। क्यों नहीं, अभी तो आ नहीं है, मैं यहाँ हूँ, आपके 6 प्रोडक्शन यही होंगे, क्या बात कर रहे हैं? आप वो तो होंगे ही यार। 3 साल में 18 प्रोडक्शन होंगे, किसने कहा होंगे? आप आगरा में आपने कॉलेज ज्वाइन किया ना इंजीनियरिंग का, जहाँ आपने पता नहीं कितने साल तो प्लेस करा दिए बच्चों को। तो मेरे बीटेक के सारे स्टूडेंट्स ने 4 साल में 12 14 प्लेस कर लिए थे। हाँ, वो सिलेक्ट हुए। अभी यहाँ भी जो आपको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जो फैकल्टी मिलेंगे, ये SRFTI है, वहां से पास आउट है। उन्होंने अपना 2009 में मेरे पास उन्होंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड देन ही प्रिपेयर्ड फॉर SRFTI। फिर 5 साल वहां उन्होंने अमर फौजदार, मेरे को बहुत फोन करता था। तो अमर इज अ वंडरफुल गाय। तो उन्होंने मेरे साथ ये ज्वाइन किया था। उसकी भाषा एकदम आपकी तरह है, बिल्कुल। अगर फोन कर रहा है मेरे को पता नहीं चलता डिम्पी सर बोल रहे कि अमर बोला, बिल्कुल वैसे ही मथुरा की भाषा रहती है उसकी, और वैसे ही हंसेगा, बिल्कुल वैसे ही। फुल शिष्य है आपका। तो क्या अच्छा, जरूरत क्या है? मैं एक बात कहता हूँ, आई बिलोंग्स टू ब्रज रीजन, ठीक है। तो वो ब्रज रीजन क्या है? आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, ये पूरा जो बेल्ट है, इधर की भी अपनी अलग भाषा है। जैसे आप बिलोंग करते हैं अगर कानपुर से या लखनऊ से या इलाहाबाद से, बनारस, तो अवधी बोलते हैं ना, अवधी बोलते हैं। अमिताभ बच्चन आज तक हाय बोलते हैं, माए बोलते हैं। उनका कोई कुछ उगाड़ लेता है क्या? क्या बिगाड़ लेता है? और ये उनकी स्टाइल में शामिल है। तो उन्होंने वो अपना रंग, वो अपनी सीरत तो नहीं छोड़ी, वो रखा अपने साथ कुछ एक छोटा सा टच। और वो जितनी बेबाकियत से, जितनी खूबसूरती से हिंदी बोल सकते हैं, उतनी खूबसूरती से अवधी भी बोल सकते हैं। तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि आज आप ला मार्टिनियर से निकले किसी बच्चे से कि भाई वो अवधी बोल पाएगा? नहीं, ये तो इसका मतलब वो ज्यादा स्मार्ट है। आप वहाँ के टीचर से पूछिए, इंग्लिश बोलते हैं ना, वो सामने वाले को नीचे दिखाते हैं, पर एक्चुअली आपकी जो वीकनेस है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ होती है। सिल्वेस्टर स्टेलोन का यहाँ पैरालिसिस हो गया था, पर उसने उसको अपना ब्यूटी आइकॉन बना लिया। और अमिताभ बच्चन जैसे आप देखते हो, उसने अपनी लैंग्वेज को बना लिया। आप भी जिस लैंग्वेज में बोलते हो, मेरे ख्याल से आपने अपनी लैंग्वेज ही चेंज करी, जो आपने रिसेंट शोज किए हैं। आप बनाओ उसको, आपकी पावर है वो। बेसिकली वही तो एक चीज है जो आपको डिफरेंशिएट करती है बाकी लोगों से। बहुत लोग मुझे सब्सक्राइबर बोलते भी हैं कि सर हमारे स्टार है, हम ऐसे नहीं बोल पाते, हम वैसे नहीं बोल पाते। देन डोंट थिंक ऑफ दैट एज वीकनेस, थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रेंथ।
ये सब बेवकूफाना बातें हैं। आप ये देखो कि आप जिस रीजन को बिलोंग करते हो वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हो तो लखनऊ की लोकल लैंग्वेज क्या है, अवधी है। आप भी, आपको बोलनी आती है, आप वहां पैदा हुए? नेवर तो नहीं आती। अच्छा, किसी बंगाली को ही सुना है कि वो बंगाल में पैदा हुआ उसको बंगाली नहीं आती? मैं तो कहता हूँ कि एक बच्चा जो बंगाली फैमिली को बिलोंग करता है, बंगाल में पैदा नहीं हुआ, पैदा दिल्ली में हुआ, बट वो भी बंगाली जानता है, उसको तो शर्म नहीं आती अपनी बांग्ला बोलने में। आप लखनऊ के और आपको आपके अवधी बोलने में शर्म बोलने आती। कौन से स्कूल में पढ़ते हो भाई? हैं? ट्रू। मुझे अगर कोई लिबर्टी दे दे तो मैं तो बहुत बुरा भला कहूँ ऐसे टीचर्स को जो बच्चे को उसकी जड़ों से जुड़ना ही नहीं सिखाते। तो जाने कौन सी दुनिया में, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश इज मस्ट, वी डोंट नो इंग्लिश। अरे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आज ही मुझे फोन आया था उड़ीसा से एक लड़के का, एंड ही वाज लाइक कि सर मैं रीजनल सिनेमा में काम करूंगा या मेरे को उड़ीसा से, तो मुझे मुंबई में काम मिलेगा क्या? मुंबई में लोग काम नहीं देंगे क्या? मैंने कहा कौन बताता है तुम्हें ऐसी चीजें? तुम कहीं भी काम करोगे, कहीं भी एक्टिंग सीखोगे, डायरेक्शन करोगे, तो तुम्हें नॉलेज तो होगी ना, उससे रीजन का क्या मतलब है? तो दे वर टॉकिंग लाइक कि उड़िया जो रीजन है वो थोड़ा सा नीचे है बाकी लोगों से, ऐसा वैसा करके, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई दे थिंक लाइक दैट। देखो दोस्त, मैं हमेशा एक बात कहता है कि मुझे तो हमेशा हर दूसरे मोड़ पे लोग ये बोलते हैं आप ऐसे बात करते हो यार, ऐसे एक्टिंग करते हो, आप मुंबई क्यों नहीं जाते? तो मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, क्या आर्टिस्ट सिर्फ मुंबई में ही पैदा होता है या बम्बई में ही जिंदा रह सकता है? या बम्बई में ठप्पा नहीं लगेगा जब तक एक्टर नहीं हो गए। तो बाकी दुनिया में कहीं कोई आर्टिस्ट जिंदा नहीं रहता। कल को तुम बोलोगे कि अमेरिका में जो पैदा हुआ उसको मुंबई आना चाहिए, अगर वो एक्टर है ना, उसको बोलना। तो कल को कोई कुछ भी करेगा तो आप बोलोगे सीधे मुंबई जाओ। किसी ने आईएएस पास कर लिया, मुंबई क्यों नहीं जाते? आपने एमबीबीएस कर लिया, मुंबई क्यों नहीं जाते? हर आदमी मुंबई जाएगा क्या? आप अगर अपना काम जानते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक एक्टर के तौर पे, एक थिएटर के छोटे से सिपाही के तौर पे अपनी जिंदगी, सुकून भरी जिंदगी अपने शहर में जी रहा हूँ, तो आपकी क्या तकलीफ है? क्यों उतना ज्ञान दिए? भाई मुझे मुंबई से काम मिला, मैं वहां भी चला गया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये रोल कर लीजिए, बिल्कुल करबद्ध निवेदन के साथ में चला गया, बिल्कुल करेंगे, वो भी काम कर लिया। लेकिन ये दिस इज नॉट एन क्राइटेरिया कि आप मेंटली ये सोच के हाँ नहीं अब जाके मुंबई में इतना बदल गई है दुनिया। इवन मुंबई के हमारे साथी भी ये कहते हैं कि जब आप काम करते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं, एक फ्लाइट नाम की चीज होती है, उड़ती है ऐसे ना, तो ट्रेन से जहाँ 25 घंटे में पहुंचते हैं, उड़ने वाली चीज से आप 2 घंटे में, ठीक है। और बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अगर आप अपना काम जानते हैं तो आपको एक 5-10 हजार रुपए की फ्लाइट की टिकट भी दे देते हैं। कहते हैं आया सतीश भाई तुम काम के आदमी हो, लखनऊ से आ जाओ यार, कल की फ्लाइट पकड़ के काम करो, अपने घर आ जाओ। ये अच्छा भी नहीं है कि आप मुंबई आपको नहीं जाना चाहिए, तो अगर आपको अलाउ करती है आपकी जेब पॉकेट और आपकी जिंदगी की बाकी सारी चीजें अगर आपको अलाउ करती है तो आप मुंबई जाइए। किसने मना किया? बिल्कुल जाइए। मुझे अलाउ नहीं करती इतनी सारी जिम्मेदारियां और बाकी सारे इतने सारे काम, मुझे लगा कि मैं अगर चला गया, मैं वहां चला गया तो ये बाकी सारे काम कौन करेगा? तो मुझे लगा कि मैं अपने शहर में अगर कुछ वाइब्रेशंस ला सकूं, कुछ चेंज ला सकूं, तो ये बड़ा आइकॉनिक काम हो जाएगा। और मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा इस बात से कि मैंने अपने शहर में जाके 8-10 साल काम किया, मेहनत की, और वहां देखो लोगों को थिएटर के लिए मोबिलाइज किया, है ना। वहां लोग थिएटर, ऐसा किसने कहा कि यहाँ थिएटर नहीं हो सकता? किसने कहा कि लोग टिकट नहीं खरीदेंगे? दर्शक भी तो खरीदने लगे, है ना। इसका मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। ईमानदारी के साथ किए हुए काम का सिला आपको मिल गया, इसका मतलब यू आर जस्टिफाइड। आपके पास स्टैंप लग गई, ओके जस्टिफाइड, यू आर ट्रू। अब किसी और सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं। आप लखनऊ में थे तब भी आपने अपना एक एरिया बना लिया था जिसमें आपने बहुत लोगों को मोटिवेट भी किया। आगरा गए तो आपने एकदम वहाँ पे क्रांति ला दी, कितने बच्चों को ट्रेन किया आपने। मैं आपके घर आया था तो पता नहीं कितने बच्चे तो आपके घर पे रह रहे थे जो आपके यहाँ सीखते तो रहते भी आपके यहाँ थे। ये थिएटर की जिंदगी है भाई। आप अकेले जिंदा नहीं रह सकते। घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, जिसको आना आओ। तो आप फिर कौन हो? आप कहीं कोई मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ जिसको बिल्कुल शोर पसंद नहीं है। आप एकदम से घर पे आके एकदम बंद होके, घर बंद करके और एसी चला के चुपचाप रहना चाहते हैं।
हम थिएटर करते हैं, हमको हंसना, गाना, बोलना, बजाना सब पसंद है, हम थकते नहीं है, हम्म हम कभी नहीं थकते, है ना। तो रात को 12 बजे भी बोले कि यार कोई नई धुन आई क्या, हम उठ के बैठ जाते हैं, इस खुशी में बैठ जाते हैं कि आज चलो धुन की बात कर रहा है, कोई नई बात की बात कर रहा है, इसके लिए हम उठ के बैठ जाते हैं। तो आप खुद डिसाइड करते हैं ना। हर आदमी तो नहीं दौड़ता, एक फुटबॉलर ही दौड़ता है, एक क्रिकेटर ही दौड़ता है, तो उसने वो खुद चूज किया है ना, उसने वो दुनिया खुद चुनी है। कोई थाल लेके नहीं आया था दरवाजे पे कि तेंदुलकर साहब आप क्रिकेटर बनेंगे क्या, उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। किसी ने नहीं कहा मुझसे कि मिश्रा जी आप क्रिकेटर कर लीजिए, मेरा मन है ना, मेरे माता पिता का मन, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे बच्चे को ये करना चाहिए और मैंने किया, दैट्स इट। तो अब आपको ढूंढना है वो रास्ता कि आप किस सही ट्रैक पर जा रहे हैं, और उसके लिए आपको मैं जरूर कहूंगा कि एक ईमानदार टीचर की जरूरत है। अगर आपके साथ एक ईमानदार टीचर है जो आपको सही सलाह देता है ना, तो आपके रास्ते आसान हो जाते हैं। मेहनत तो आप ही करते हैं, लेकिन टीचर की इम्पोर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है। टीचर जरूरी है, यू नो, मेंटर, हाँ मेंटर जरूरी है। बिल्कुल। चलिए सर, थैंक यू टाइम देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं जो मुझे एक्चुअली सवाल थे सबकी, एएफटी में एंट्रेंस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, कैसे प्रोसेस है, बीएनए का प्रोसेस आपने बताया बहुत अच्छे से, और फिल्म एक्टिंग थिएटर एक्टिंग के बीच में डिफरेंसेस बताए। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा एक सॉरी मैं गुड बाय कर रहा हूँ, उससे पहले एक सवाल और पूछता हूँ, अभी रिसेंटली शोज कौन कौन से किए आपने और कौन कौन से आने वाले हैं आपके? मतलब अभी तो पिछले 6 महीने से कोई शो हम लोग कर नहीं पाए, थिएटर शो तो नहीं कर कोरोना की वजह से। हाँ, कोरोना की वजह से। ये फिल्म जरूर आश्रम रिलीज हुई अभी 28 अगस्त को, ये आश्रम रिलीज हुई है। आपने संजय दत्त के साथ फिल्म की थी ना? मैंने 2017 में संजय दत्त के साथ फिल्म, फर्स्ट फिल्म मेरा डेब्यू था फिल्म में, भूमि करी थी। उमंग कुमार साहब ने डायरेक्ट की थी, लेजेंडरी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया था, और वो फिल्म है भूमि। आप भूमि देखिए। उसके बाद एक छोटा मैंने कैमियो किया रंगबाज में, ओपनिंग सीन है रंगबाज पार्ट 1 का Z5 पर, सीजन 1, उसमें स्टार्टिंग कैमियो है मेरा। उसके बाद फिर मैंने एक फिल्म की मट्टू की साइकिल, गेंद्र प्रकाश झा साहब, और वो उसका वर्ल्ड प्रीमियर है 25 अक्टूबर को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। किस चैनल पे? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साउथ कोरिया। अच्छा, वहाँ फेस्टिवल ओपन हो रही है, वहाँ फेस्टिवल। अरे वाह। तो इसके अलावा आपने आश्रम किया है? इसके अलावा फिर चौथा प्रोजेक्ट मेरा आश्रम है, जो आश्रम सीजन 1 का पार्ट 1 आपने देख लिया 9 एपिसोड्स, और अभी पिछले 3-4 दिन से उसकी डबिंग में बिजी थे, तो अब मे भी दिवाली के टाइम पर अगले 9 एपिसोड्स आ रहे हैं, जिसमें मेरा काफी अच्छा बड़ा पार्ट है, क्योंकि वो जो स्टोरी होने वाली है वो बैठे बैठे आप एक्टर बन सकते हो। ये समझ लीजिए कि डिम्पी मिश्रा जो है वो थिएटर करते हैं, एएफटी में फैकल्टी हैं, और मुंबई और दिल्ली जाके शूट भी करते हैं, इसके अलावा डबिंग भी करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। दैट इज हाउ मच, एंड आफ्टर दैट टू आफ्टर हैविंग अ फैमिली एंड 2 ब्यूटीफुल किड्स, उनको भी मैनेज करना जो कि आसान काम नहीं है। और इनकी वाइफ बहुत अच्छी डांसर हैं और उनके भी शोज होते रहते हैं, वो भी मैनेज करते हैं सारी, मतलब इतनी सारी चीजें करना एक दिन में बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज वेरी इंस्पायरिंग टू नो कि आप, जो बहुत लोग सोचते हैं ना कि बैठे बैठे कि हम सपने देखते रहेंगे, हम कुछ सक्सेसफुल हो जाएंगे, आई थिंक दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। आई थिंक अगर कुछ भी करने को नहीं है, देन जैसा कि आपने कहा, तो थिएटर तो करो। चलो मुंबई नहीं जा पा रहे हो, सबका सपना वो दिमाग में वही है कि मुंबई जाएंगे तभी कुछ होगा, मुंबई जाएंगे तभी कुछ होगा। अरे अपने एरिया में जो लोकल थिएटर है वही ज्वाइन करो यार, कुछ तो सीखने को मिलेगा। डिसिप्लिन ही सीखोगे, कुछ नहीं सीखोगे। देखो तालियां होती हैं, तालियां होती हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ और दूर बैठे क्षितिज श्रीवास्तव इस लैपटॉप स्क्रीन पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे डिप्टी सर बड़े अच्छे आदमी। तारीफ हो रही है ना आपकी तारीफ हो रही है ना, क्यों हो रही है? ढूंढो, इस सवाल का जवाब ढूंढो, क्यों हो रही है? एक इकलौता बंदा भी अगर आपकी तारीफ कर रहा है और आपकी 2 अच्छाइयां आपको गिना रहा है, इसका मतलब आपने जिंदगी में कुछ तो किया है, ठीक है। अब इसका क्राइटेरिया आप डिसाइड करो कि आज एक आदमी तारीफ कर रहा है, कल 10 कैसे करें, मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि 10 करें, फिर उसके 10 के 100 कैसे हों, 100 के 1000 कैसे हों, 1000 के 2000 कैसे। मैं डेफिनेटली कहता हूँ, जब आपके शहर में आपको 1000 लोग पहचानने लगेंगे और ये कहने लगेंगे कि भाई ये बड़े अच्छे आदमी हैं, और आप देखो थिएटर करते हैं या प्लेस करते हैं। मैं जब मुंबई गया था तो वहां पे जब मैं बहुत डिसिल्यूजन हो गया था, क्योंकि मैं बताता भी हूँ अपने ब्लॉग्स में, क्योंकि वहां सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे। तो आप दुनिया के पहले इंसानों में, आपसे पर्सनली जब बात करता हूँ तब भी बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि जूम पे बोल रहा हूँ, आपको पता है कि आप एक मात्र ऐसे आदमी हो जिसको पैसों का लालच नहीं है।
मैंने आज तक शायद आपके लिए शायद आज तक कुछ भी ना किया हो, आपने पलट पलट के मेरे लिए बहुत सारी चीजें करी हैं। आपने मुझे एक ऐड दिलाया था, याद है, कॉर्पोरेट ऐड करे थे हम लोग, जिसमें मुझे कुछ पैसे मिले थे, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। सो मैंने उसमें से आधा पैसा, मैंने कहा कि सर को कुछ नहीं मिला है, जबकि पूरा सब डायरेक्ट इन्होंने किया था, मेरा सिर्फ फर्जी का नाम आया था, ठीक है, डायरेक्ट यही कर रहे थे, सब कुछ ये सिखा रहे थे, मुझे बस बुला लिया गया था कि मुंबई से लड़का है करके नाम दे रहे थे उसमें। तो एनीवे उसमें मुझे उन्होंने पैसा दिया, तो मैंने कहा कि सर क्योंकि हम लोगों ने मिलकर डायरेक्ट किया है, बल्कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, तो आप आधा पैसा रखो। तो इन्होंने मना कर दिया। एक तो मैं इनका शिष्य भी हूँ, डिसिप्लिन भी हूँ, तो इन्होंने कहा नहीं तू छोटा है, तू क्या पैसे पैसे करता रहता है, जबरदस्ती मेरे को पैसे दे दिए। भाभी को मैंने दिए, भाभी ने भी वापस कर दिया मेरे को, नहीं ये सब नहीं करना, मिठाई लाना, ये करना वो करना। सो एक चीज है, मतलब कि you have never given audition, you have only gained people's you know what do you say, people's trust, people's love। जो लोग आपके आसपास मैंने देखा है जो आपको प्यार करते हैं, तो आपको ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आधे शिष्य तो आपके कास्टिंग डायरेक्टर बन के बैठे हैं वहां पे, जो एक्टर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, बट ये आर्ट का जो फील्ड है, स्पेशली एक्टिंग का, परफॉर्मिंग आर्ट्स का जो फील्ड है, आप नहीं जानते कि आपसे 20 साल छोटा बच्चा कब आपकी गूगली करके चला जाएगा। हाँ। आप कैसे पता कि आप ज्यादा जानते हो? नहीं, कोई ज्यादा नहीं जानता, कोई ज्यादा नहीं जानता। मैं जिस एक पर्टिकुलर डायलॉग पर जो एक्सप्रेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, अब वो बात अलग है कि मैं अपने ईगो के चलते सिद्धि की बात ना सुनूं, मैं कहूँ तुमको ज्यादा पता है कि मुझे ज्यादा पता है, तो सिद्धि बोलेगा सर आप ही को ज्यादा पता है। बट यही एक ऐसा फील्ड है, इसीलिए आप आर्ट में, आर्टिस्टिक फील्ड में आप इस तरीके की बातें कर लेते हैं, आपके पास वो लिबर्टी होती है। हम कहते हैं कि भाई हम असली डेमोक्रेटिक लोग हैं, है ना। हमारे फील्ड में असली डेमोक्रेसी है कि भाई हम बोल सकते हैं, अपने टीचर से बात कर सकते हैं, उसकी बात सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि भाई इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 20 साल थिएटर किया है, 25 साल थिएटर किया है, तो उसके बाद आपका ऑडिशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो लोग थिएटर में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, वो थिएटर में बहुत लाउड होते हैं। डेफिनेटली थिएटर में थोड़ी लाउडनेस रिक्वायर्ड है, लेकिन जैसे ही माइक नहीं है ना, पीछे तक आपको आवाज पहुंचानी है, जाहिर सी बात है। तो जो एक्सप्रेशन, जो प्रोजेक्शन आपको थिएटर में रखना है, वो प्रोजेक्शन और एक्सप्रेशन फिल्म में रिक्वायर्ड नहीं है। क्लोज है, जाहिर सी बात है। मैं कल परसों ये भी इस बात पे क्लास कर रहा था, डिफरेंस बिटवीन द एक्टिंग ऑफ स्टेज एंड स्क्रीन। तो हम उसके जो डिफरेंसेस थे उन पर डिस्कस कर रहे थे। तो बहुत बेसिक सी बात है, कोई जरूरी नहीं है। मैंने जिंदगी भर थिएटर किया, लेकिन अगर फिल्म की स्क्रीन पर मुझे बोला गया, फिल्म के लिए मुझे बोला गया कि आप इस फिल्म में रोल करिए, तो मेरी हालत खराब हो गई। मैं डर के कांप गया। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं उमंग कुमार सर के पास गया था, उनसे 4 दिन पहले मिलने के लिए गया कि सर देखिए मैंने नहीं किया, मैं बचपन से स्टेज पे जा रहा हूँ, मुझे स्टेज पे डर ही नहीं लगता। आप मुझे कभी भी किसी भी कंडीशन में स्टेज पे छोड़ दोगे और मुझे डायलॉग अगर याद है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर याद नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा, ना बिल्कुल नहीं। मैं नहीं जाता भाई स्टेज पे, डायलॉग याद नहीं है, बेइज्जती जाएगी, है ना। आपने मुझे कोई गाना गाने के लिए बोला, मुझे याद है, प्रिपेयर्ड है, मैं स्टेज पे जाऊंगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि विदाउट प्रिपरेशन आप स्टेज पे चले जाएंगे? एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद फिल्म्स। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप बिना प्रिपरेशन के आप चले जाएंगे? तो मुझे नहीं पता। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था 4 दिन पहले जाके, कायदा नहीं बोला। मैंने कहा सर देखिए, मेरे पास एक लंबा एक्सपीरियंस है थिएटर का, बट फिल्म में मैंने 4-5 डिप्लोमा फिल्म में रोल किया था व्हेन आई वाज इन एफटीआई इन 2006। तो तब से अब तक ऑलमोस्ट 10-12 साल हो चुके हैं, 10 साल, और तब से आज तक मैंने कभी रोल किया नहीं। तो मुझे मुझसे गलती हो सकती है, तो आपकी अगर गलती हो ना तो आप डांट लीजिएगा सर, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपकी डांट खाने के लिए, और कोई गाली वाली ना दे, डांट सकते हैं आप, पनिशमेंट दे दीजिएगा, पनिशमेंट है ना। तो आपको रखना पड़ेगा भाई। आप कैसे उस ईगो में जी सकते हैं कि नहीं मैंने 20 साल थिएटर किया, नहीं मैंने 25 साल थिएटर किया, मैं सब जानता हूँ? ऐसा नहीं होता। हम्बल होना जरूरी है। हम्बल होना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो चीज जानते हैं, अच्छी बात, पर डिपेंड करता है ना दूसरे का रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि कई एक्टर हैं वहां पे मुंबई में जो जिनसे बोलोगे सर आपका ऑडिशन है, हम ऑडिशन देंगे। अब ये दिन आ जाए कि हम ऑडिशन देंगे, दे आर सो प्राउड ऑफ दैट थिंग कि अच्छा हमने ये किया तो हम ऑडिशन नहीं देंगे। बट ऑडिशन देने कुछ गलत नहीं है। बेसिकली द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज जजिंग वेदर यू आर फिट फॉर द रोल और नॉट। ऑडिशन इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर जजिंग योर एक्टिंग, इज जस्ट जजिंग फॉर द कैरेक्टर।
कैरेक्टर में आप फिट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। दैट्स इट, जुबानी तो चलानी है यार, 2 पैसे कौन से पैसे लग रहे हैं? पूरे दिन एक्टिंग करते फिरते रिहर्सल कर लो यार, रिहर्सल रिकॉर्ड कर लेना। दैट्स इट। सर जॉर्ज क्लूनी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, उसने कहा था कि मैं रिजेक्ट होता था ऑडिशन में बहुत ज्यादा, तो मैंने एक मोटिवेशन बनाया था कि मैं वहां जाता हूँ जहां पे कुछ लोगों ने पैसा खर्च करके एक कमरा हायर किया है, खुद के पैसों से कैमरा लगाया है, लाइटें लगाई हैं ताकि मुझे स्टेज प्रोवाइड करे। मैं ऑडिशन सोचता ही नहीं उसको, मैं सोचता हूँ भाई मेरी परफॉर्मेंस हो रही है। That's it. मैंने कहा अच्छा मोटिवेशन है। हाँ, मैंने क्या बोला? मैं तो नहीं हूं ना उतना विद्वान, लेकिन मैंने बिना विद्वता की भी एक छोटी सी बात कही कि भाई क्या दिक्कत है ना, एक एक्टर को रिहर्सल करनी चाहिए ना। बिल्कुल, और रिहर्सल में कोई पैसा खर्च कर रहा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है? मेरे लिए पैसा खर्च कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमेशा हमें डांट पड़ती रहती है एक्टर्स को, हमेशा बड़े बड़े सीनियर से, टीचर से पड़ती रही है कि एक्टर इकलौती ऐसी कौम है जो प्रैक्टिस नहीं करता। एक म्यूजिशियन डेली अपनी प्रैक्टिस करता है, एक सिंगर अपनी डेली प्रैक्टिस करता है, रियाज करता है, इंस्ट्रूमेंट आर्टिस्ट रियाज करता है, डांसर प्रैक्टिस करता है, एक्टर नहीं करता, वो सोता है। ठीक है, मन करा तो कुछ किताब पढ़ ली, अदरवाइज वो सो रहा है कि जब एक्टिंग आएगी तो एक्टिंग करेंगे, काम तो आए। तो काम आने वाला क्राइटेरिया बस वही बात है। मुझे एक एक्टर ने बड़ी अच्छी बात बताई थी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर 9 से 5 काम करता है, मैकेनिकल इंजीनियर मैनेजमेंट वाले हैं वो 9 से 5 काम करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस वाले 9 से 5 काम करते हैं। कह रहे एक्टर इज अ 24 आवर्स एक्टर, वो हमेशा ऑब्जर्व करना पड़ता है उसको, उसके लिए छुट्टी नहीं होती है। वो संडे में अपने रिश्तेदारों के साथ बैठा है तो भी वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको वो कहीं इस्तेमाल करेगा, बट इज ऑलवेज वर्किंग, हिज माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। एग्जैक्टली, वो कह रहा हूं, थोड़ा सा कम चार्ज है, ज्यादा चार्ज हो जाता है, क्या फर्क? मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई और शॉर्टकट नहीं। चलिए ज्यादा भी मैंने और टाइम ले लिया आपका। चलिए मिलते हैं जल्दी, और आई होप कि मेरे सब्सक्राइबर्स को हेल्प मिलेगी इससे, और एएफटी में और एडमिशन बढ़ेंगे आपके इससे। चलिए गुड बाय, गुड नाइट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी लगे कि ऐसा कुछ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं जिनसे स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है, तो अच्छी बात है। चलिए मैं अपने एक्चुअली स्टूडेंट से बात करता हूँ जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सबको एक जूम मीटिंग करूंगा, आपके साथ अरेंज कर दूंगा ताकि सब आपसे बात कर सकें, अपने जो क्वेरीज हैं वो निकाल सकें, और जिनको एडमिशन लेना है वैसा भी है एक्टिंग से। चलिए थैंक यू। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू, जीते रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर सर, बाय। गुड नाइट।